महाराष्ट्र के रत्नागिरी की एक खौफनाक कहानी, जहां पर नीरा नाम की एक लड़की को महसूस होने लगा कि एक भयानक औरत उसके आसपास खड़ी है और उससे धीरे से कहती है कि विनय सिर्फ मेरा है। और फिर जो हुआ, उसने नीरा का सुकून ही नहीं बल्कि उसका होने वाला बच्चा भी उससे छीन लिया। वैसे मैं जनरली कहता नहीं हूं, लेकिन इस कहानी को मैं मेरे चैनल की टॉप 5 कहानियों में से कंसीडर कर सकता हूं। इसकी खतरनाक बात यह है कि इसके अंदर जो भयानक एंटिटी थी, उसने नीरा के साथ साथ हर एक उस इंसान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जो किसी भी तरीके से नीरा को बचा रहा था। यह कहानी हमारे साथ नीरा की साइकोलॉजिस्ट ने शेयर की है। मतलब डॉक्टर और साइंस जो खुद इन चीजों को नहीं मानते, अगर उन्होंने ही कोई प्रेजेंस को महसूस किया है, उनके साथ ही कोई ऐसी खतरनाक चीज हुई है, तो सोचिए कितनी भयानक होगी ये कहानी। तो क्या हुआ था नीरा के साथ और उसके परिवार के साथ, जानते हैं आज की कहानी में। यह बात है 2023 की, जब नीरा और विनय की शादी को 2 साल हो चुके थे। विनय एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर के तौर पर काम करता था। अब रत्नागिरी बेसिकली एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत जगह है। विंटर्स के अंदर और बारिश के अंदर तो यह जगह पूरी हरियाली से भर जाती है और एकदम जन्नत जैसी दिखती है। लेकिन ये कोंकण, रत्नागिरी, ये पूरा रीजन अपनी घोस्ट हॉन्टिंग्स और अर्बन लेजेंड्स के लिए भी बहुत ज्यादा फेमस है। इसी खूबसूरत शहर में विनय और नीरा को अपने सपनों का घर मिल गया। शादी के बाद ये दोनों वहीं पर शिफ्ट हो गए और शादी के 2 साल इन्होंने उसी अपार्टमेंट में शांति से गुजारे। विनय के लिए सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा था, जब तक कि एक रात उनके लिए सब कुछ बदल नहीं गया। सितंबर का महीना था और मॉनसून अपने पीक पर था। एक रात विनय काफी देर से अपने घर पर वापस आया। उस दिन वो काफी ज्यादा थका हुआ लग रहा था और उसके चेहरे से ही लग रहा था कि उसके साथ कुछ बहुत ज्यादा बुरा हुआ है। रात के 3 बजे नीरा ने विनय के लिए दरवाजा खोला और गेट खोलते ही पूछा कि क्या हुआ, आप बहुत ज्यादा परेशान लग रहे हो। तो सामने से विनय ने उसे कुछ भी नहीं बताया और फिर उसे शांत करवा दिया और दोनों सोने के लिए चले गए। अगला दिन बिल्कुल यूजुअल था। विनय हॉस्पिटल में काम पर चला गया। नीरा वर्क फ्रॉम होम करती थी क्योंकि वो एक आईटी कंपनी के अंदर डेवलपर थी। दिन एकदम नॉर्मल चल रहा था जब तक दोपहर के 2 नहीं बज गए। इस समय नीरा अपने स्टडी रूम में बैठी हुई काम कर रही थी और यहां पर बैठे बैठे उसे ऐसा एहसास हुआ जैसे किसी ने मेन डोर के दरवाजे को बाहर से खोला हो। पहले उसे लगा कि शायद विनय होगा, लेकिन फिर उसे याद आया कि दरवाजा तो अंदर से बंद है और दरवाजे की सेटिंग ऐसी थी कि अगर वो अंदर से बंद है तो सिर्फ अंदर से ही खोला जा सकता है। नीरा को काफी हैरानी हुई तो वो खड़ी होकर के यहां पर बाहर गई और वहां जाकर के उसने देखा कि दरवाजा बंद है। यानी उसे लगा कि शायद उसे वहम हुआ था। नीरा वापस अपने काम पर लौटने ही वाली थी कि अचानक से दरवाजे पर किसी के नॉक करने की आवाज सुनाई दी। नीरा तुरंत पलटी और उसने दरवाजा खोला तो सामने कोई नहीं था। नीरा को यहां पर लगा कि शायद सोसाइटी के बच्चे मजाक कर रहे होंगे, तो उसने इस बात को इग्नोर कर दिया और वापस से अपने काम पर बैठने लगी। कुछ ही देर बाद नीरा को वही नॉक की आवाज अपने स्टडी रूम के दरवाजे पर सुनाई दी। नीरा काफी ज्यादा डर गई। हालांकि वो एक ऐसी इंसान भी थी जो बहुत ज्यादा जल्दी डर जाती थी, लेकिन यहां पर यह चीज तो पॉसिबल ही नहीं थी कि कोई उसके घर के अंदर आ जाए और अंदर आने के बाद उसके स्टडी रूम के दरवाजे को नॉक करे। नीरा ने वहां पर देखा, आराम से सुनने की कोशिश की कि आवाज क्या चीज की है, कहां से आ रही है, तो वो आवाज गायब हो गई। इसके बाद नीरा ने फिर से इस चीज को इग्नोर किया और वापस से अपने काम पर बैठ गई। किसी तरह से ये दोपहर बीत गई और शाम में नीरा को मार्केट जाना था। अब नीरा की एक आदत थी कि वो कहीं भी जाती थी तो वो अपने घर के सारे दरवाजों को डबल चेक करती थी, लॉक अच्छे से देखती थी, खिड़कियां बंद करती थी और फिर ही कहीं पर जाती थी। इसी आदत के मुताबिक आज भी उसने दरवाजा बंद किया, सब कुछ डबल चेक किया और उसके बाद वो मार्केट चली गई। जब शाम को वो मार्केट से वापस लौटी करीब 7 से 7:30 के आसपास, तो उसने देखा कि बालकनी का दरवाजा, जो कि सिर्फ अंदर के हॉल से ही एक्सेस हो सकता है, वो खुला हुआ है। नीरा ये देख करके काफी ज्यादा हैरान हो गई क्योंकि बाहर से उसे खोलना तो पॉसिबल ही नहीं था। साथ ही फ्लैट के अंदर आने के बाद उसने देखा कि गेस्ट रूम भी खुला हुआ है, जो कि 99% ऑफ द टाइम बंद रहता था। नीरा यहां पर काफी ज्यादा शॉक हो गई क्योंकि उसे अच्छे से याद था कि उसने सारे दरवाजे बंद किए थे, सब कुछ डबल चेक किया था, लेकिन फिर इस चीज का कोई भी उसे सही सा एक्सप्लेनेशन नहीं मिला। तो उसने सोचा कि शायद वही दरवाजा बंद करना भूल गई होगी। नीरा ने यह बात अपने दिमाग से निकाली और वो शाम का खाना बनाने के लिए चली गई। उस दिन उसने फिश करी बनाई थी क्योंकि विनय को नॉनवेज बहुत ज्यादा पसंद था, लेकिन नीरा एक रिलीजियस पर्सन थी और नॉनवेज नहीं खाती थी। अब जैसे हमेशा होता है, विनय उस दिन भी रात को देर से घर पर लौटा। दोनों ने खाना खाया और फिर दोनों सोने के लिए चले गए। विनय काफी ज्यादा थका हुआ था तो वो आते ही सो गया, लेकिन नीरा को नींद नहीं आ रही थी। वो बेड पर बैठे हुए लैपटॉप पर अपना काम कर रही थी और विनय उसके पास में सोया हुआ था। तभी उसे अचानक से फिर से वो आवाज सुनाई दी।
जैसे बाहर हॉल में कोई चल रहा हो। नीरा ने ध्यान से सुना, आवाज एकदम क्लियर थी। इसके बाद नीरा को ऐसा लगने लगा कि जैसे वो फुटस्टेप्स की आवाज धीरे धीरे और पास आ रही है। उसने तुरंत विनय को उठाया और उसे बताया कि वो क्या सुन रही है। विनय जब खड़ा हुआ, उसने सुनने की कोशिश की, तब तक वो आवाज बंद हो चुकी थी, इसीलिए उसे कुछ भी नहीं सुनाई दिया। लेकिन नीरा ने यहां पर बहुत ज्यादा इंसिस्ट किया, वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। तो विनय ने उसके कहने पर बाहर जाके पूरा रूम चेक किया, पूरा हॉल चेक किया, एक एक विंडो, एक एक कॉर्नर घर का चेक किया, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। फिर उसने नीरा को समझाया कि यह उसके दिल का वहम है और उसे किसी तरह से सुला दिया। अगले दिन सुबह सुबह जब नीरा उठी और वो किचन में गई और उसने फ्रिज खोला, तो उसने देखा कि जो लेफ्ट ओवर फिश उसने फ्रिज के अंदर रखी थी वो वहां से गायब थी। नीरा काफी ज्यादा शॉक हो गई, क्योंकि उसे अच्छे से याद था कि उसने उसे डस्टबिन में तो नहीं फेंका है। उसने डाइनिंग रूम, किचन, डस्टबिन सब जगह वो देखने की कोशिश की, लेकिन वो लेफ्ट ओवर फिश उसे कहीं भी नहीं मिल रही थी। तभी विनय किचन में आया और नीरा ने उसे ये लेफ्ट ओवर फिश करी वाली बात बताई। तो यहाँ पर विनय भी काफी ज्यादा हैरान हो गया कि फिश करी और वो लेफ्ट ओवर्स कहाँ जा सकते हैं। इन दोनों ने मिलकर के पूरे रूम में ढूंढा, पूरे घर में ढूंढा, लेकिन वो लेफ्ट ओवर्स कहीं भी नहीं मिले। ऐसा कैसे पॉसिबल था कि जो चीज इन्होंने रात को फ्रिज में रखी थी, वो बर्तन वहां पर फ्रिज में अभी भी पड़ा हुआ था, लेकिन फिश करी वहां से गायब थी। ये ढूंढते ढूंढते विनय भी काफी ज्यादा थक गया और जब इस चीज का कोई जवाब नहीं मिला तो विनय वापस से अपने काम के लिए चला गया। जाने से पहले उसने नीरा को समझाया कि उसने या फिर खुद विनय ने ही शायद गलती से उसे डस्टबिन में डाल दिया होगा। वो ज्यादा परेशान ना हो और आराम से अपना काम करे। लेकिन यहां पर नीरा काफी ज्यादा डरी हुई थी, क्योंकि वो इस चीज से ज्यादा सरप्राइज थी कि वो जो बर्तन थे वो अभी भी फ्रिज के अंदर पड़े थे। वो एकदम साफ थे, लेकिन उसके अंदर से फिश करी गायब हो गई थी। इस चीज का जवाब नीरा को मिल ही नहीं पा रहा था। ये सब कुछ सोचते हुए नीरा अपना लैपटॉप लेकर के बाहर सोफा पर बैठ गई। उसने हेडफोन्स लगाए और कुछ काम करते करते वो अच्छे गाने सुनने लगी। लेकिन तभी उसे अपने दरवाजे पर किसी का नॉक सुनाई दिया। बाहर से कोई जोर जोर से उसका दरवाजा पीट रहा था। जब नीरा खड़ी हुई और उसने दरवाजा खोला तो बाहर सुमन आंटी खड़ी थी। अब सुमन आंटी इनके फ्लैट के जस्ट नीचे वाले फ्लैट पर रहती थी। सुमन ने गुस्से में नीरा से आर्ग्यू करना शुरू किया, तुमने ये फिश के लेफ्ट ओवर्स मेरी बालकनी में क्यों फेंके हैं? नीरा यहां पर शॉक हो गई। सुमन ने बताया कि रात को उसने नीरा की बालकनी में एक औरत को कुछ खाते हुए देखा। वो एकदम क्लियरली तो नहीं दिख रही थी, लेकिन वो एक सिल्वट थी। सुमन को लगा कि शायद वो नीरा ही है, क्योंकि उस समय वो कपड़े उतार रही थी और वो जल्दी में अंदर जा रही थी, तो वो अच्छे से देख नहीं पाई कि कौन है। उन्हें लगा कि नीरा ने ही ये फिश खाई है। और फिर सुबह सुबह जब वो अपनी बालकनी में वापस आई तो उनकी बालकनी के अंदर फिश के लेफ्ट ओवर्स पड़े थे और उन्हें लग रहा था कि नीरा ने ये लेफ्ट ओवर्स खा करके फिश को नीचे फेंक दिए। नीरा हैरान थी, क्योंकि उस फ्लैट के अंदर सिर्फ 2 लोग रहते थे, वो खुद और उसका हस्बैंड। नीरा वेजिटेरियन थी और सिर्फ विनय ही नॉनवेज खाते थे। तो ये सुमन कौन सी औरत की बात कर रही थी जिसे उन्होंने बालकनी में देखा था? सुमन यहां पर नीरा को डांट रही थी और फिर धीरे धीरे वहां पर सारी सोसाइटी इकट्ठा हो गई। तब नीरा ने सुमन से पूछा कि उसने कितने बजे के अराउंड उस औरत को देखा था। तो उन्होंने बताया कि करीब 12:30 के अराउंड। नीरा यहां पर हैरान हो गई, क्योंकि 12:30 के अराउंड ही उसे अपने हॉल के अंदर किसी के फुटस्टेप्स की आवाज सुनाई दी थी। यहां पर सेक्रेटरी ने दोनों को काफी ज्यादा डांटा, क्योंकि उन्होंने सोसाइटी में लोगों को इकट्ठा कर लिया था। तो सेक्रेटरी ने नीरा से भी कहा कि विनय के आने के बाद वो विनय से बात करेगा, और दोनों को अभी वार्निंग देकर के छोड़ दिया। सब लोग वहां से चले गए, लेकिन नीरा के दिमाग में कल रात वाली बात घूम रही थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर गई थी। नीरा ने तुरंत अपनी मां को फोन किया, और नीरा की फैमिली बेसिकली बहुत ज्यादा रिलीजियस है, लेकिन विनय बहुत बड़ा एथिस्ट है और वो अपने घर के अंदर भगवान की मूर्ति तक रखने से मना करता है। नीरा ने अपनी मां को सारी बात बताई और जो सारे इंसिडेंट हुए, जो उसे महसूस हुआ, वो सब कुछ बताया। तो उसकी मां ने उसे समझाया कि अपना मन शांत रखे, और फिर उससे कहा कि मैं तुम्हारी नानी से बात करके तुमसे फिर से बात करूंगी। शाम में जब विनय वापस घर पर आया तो सेक्रेटरी ने उससे बात की और रात वाला किस्सा बताया और उस पर वार्निंग दी। उसके बाद जब वो अपने घर पर आया तो नीरा ने भी उसे सारी बात बताई। यहां पर विनय ने नीरा को समझाने की कोशिश की, तुम जानती हो कि सुमन की बेटी को नॉनवेज पसंद है और सुमन नॉनवेज अलाउड नहीं करती है। तुमने बहुत बार यह भी सुना होगा कि उनके घर में नॉनवेज को लेकर के झगड़ा होता है, क्योंकि वो घर में नॉनवेज नहीं बनने देती है। तो ऐसा पॉसिबल है कि शायद उसकी बेटी ने या फिर उसकी फैमिली में से किसी ने नॉनवेज खाया होगा और उन लेफ्ट ओवर्स को बालकनी में फेंक दिया होगा। रही बात उस औरत को बताने वाली कि उसने किसी औरत को देखा है, तो वो शायद उसने इसलिए भी कह दिया होगा ताकि इतने सारे लोगों के अंदर वो सही प्रूव हो जाए और वो हमें गलत प्रूव कर दे कि हमने वो बालकनी के अंदर फेंके हैं।
विनय ने नीरा को हर एक एंगल से समझाने की कोशिश की, लेकिन कुछ सवाल ऐसे थे जो नीरा के दिमाग में अभी भी घूम रहे थे। अब जब इस रात को नीरा और विनय आपस में इंटीमेट हो रहे थे तो इस समय कुछ और भयानक हुआ। नीरा को उस समय ऐसा लगा कि जैसे वहां पर कोई खड़ा है और उन्हें देख रहा है। उसे क्लियरली ऐसा फील हो रहा था कि हॉल के अंदर कोई है जो उन्हें ऑब्जर्व कर रहा है जब वो अपने प्राइवेट मोमेंट में थे। अचानक हॉल से एक जोर की आवाज आई। आवाज ऐसी थी जैसे कोई चीज ऊपर से गिर करके टूट गई हो। विनय तुरंत खड़ा हुआ और हॉल की तरफ भागा और नीरा भी उसके पीछे पीछे चली गई। वहां पर टी टेबल के ऊपर एक बड़ा सा वास पड़ा हुआ था जो कि नीचे गिर करके टूट गया था और दोनों हैरान थे कि ये कैसे पॉसिबल है। इसके बाद घर में नीरा को टैपिंग, नॉकिंग और घर में ऐसी आवाजें सुनाई देने लगी जैसे कोई चल रहा है, जबकि घर पे कोई नहीं होता था। बहुत बार नीरा को ऐसा भी महसूस हुआ जैसे उसने हॉल के अंदर कुछ शैडोज मूव करती हुई देखी हो। अब पहले एक्सपीरियंस के करीब एक हफ्ते बाद एक दिन नीरा हॉल में बैठी लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी। उसने देखा कि उसके रूम का डोर धीरे धीरे खुल रहा है। उसने लैपटॉप सोफा पर रखा और वो उठ खड़ी हुई। वो रूम बेसिकली एक हॉलवे के एंड पर था। जब नीरा धीरे धीरे अपने रूम की तरफ बढ़ रही थी तो उसने देखा कि उसके बेडरूम के साथ में एक जो दूसरा रूम है उसके अंदर से एक औरत की बेहद डरावनी हंसी की आवाज आ रही है और वो हंसी की आवाज बहुत ज्यादा शैतानी थी। वो एकदम स्टन हो गई। उसके शरीर में एक ठंडी सी डर की लहर दौड़ गई। उसकी मां ने कहा था कि जब भी डर लगे या जब भी ऐसा कुछ महसूस हो तो भगवान का नाम लेना। तो यहां पर नीरा हनुमान चालीसा का जाप करने लगी और थोड़ी देर के बाद वो हंसी की आवाज बंद हो गई और सब कुछ नॉर्मल हो गया। नीरा यहां पर बिल्कुल अकेली थी। उसका पूरा परिवार यूके रहता था। उसके अंकल और नानी मणिपुर रहते थे, तो यहां पर उसका कोई भी दोस्त नहीं था। तो ना तो वो ये बात किसी को बता पा रही थी और ना ही किसी की हेल्प ले पा रही थी। उसे यह भी पता था कि उसके हस्बैंड यहाँ पर काफी ज्यादा रिस्पेक्टेड हैं, तो अगर किसी को पता लगा कि विनय की वाइफ को भूत दिख रहे हैं तो लोग क्या सोचेंगे, उनकी काफी ज्यादा बेइज्जती होगी। उसी रात जब नीरा और विनय इंटीमेट हो रहे थे तो नीरा को ऐसा महसूस हुआ कि एक औरत एकदम उनके सामने ही खड़ी है। एक लंबी सी डार्क औरत जिसके बहुत बड़े बड़े बाल थे, गुस्से से लाल आंखें थी और वो वहां खड़ी हुई इन दोनों को घूर रही थी। यहां पर नीरा बहुत ज्यादा डर गई और वो जोर से चिल्लाई कि वहां पर बाहर कोई औरत खड़ी है। विनय ने तुरंत लाइट ऑन की, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। अब जैसा कि मैंने पहले बताया कि विनय एक एथिस्ट था, तो वो हमेशा नीरा की इस बात को इग्नोर कर देता था और कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन दे देता था। वो हमेशा नीरा से कहता था कि तू जाया कर, अपार्टमेंट के आसपास की और औरतों से मिला कर, तुझे अकेला फील नहीं होगा। विनय अपने काम के चलते इतना ज्यादा बिजी रहता था कि वो अपनी वाइफ के बदलते बिहेवियर को समझ ही नहीं पा रहा था। अब नीरा बहुत ज्यादा डरी हुई रहने लगी और कई बार उसने विनय से कहा कि प्लीज इस घर के अंदर भगवान की मुझे कोई मूर्ति रखने दो, तो सामने से विनय बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता और एकदम साफ मना कर देता। धीरे धीरे नीरा की तबीयत खराब होने लगी। उसकी कंपनी ने भी कंप्लेन करना शुरू किया कि नीरा का काम पर फोकस नहीं है और एक वक्त की बहुत ज्यादा खूबसूरत लड़की नीरा अब एक बीमार पेशेंट की तरह दिखने लगी थी। विनय अभी भी उसकी इस हालत को इस बात पर टाल देता था कि यहां पर नीरा अकेली है, उसका कोई दोस्त नहीं है और शायद इसी वजह से वो ऐसी होती जा रही है। ये सब चीजें 3 हफ्तों तक चलती रही और इन 3 हफ्तों के अंदर नीरा इतनी ज्यादा बीमार हो गई थी कि ना तो वो ठीक से सो पा रही थी और ना ही ठीक से काम कर पा रही थी। वो बस अपने घर में हुए पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस की कंप्लेन करती रहती थी। कभी उसे आवाजें सुनाई देती तो कभी उसे अपने घर के अंदर शैडोज दिखाई देती। विनय के काम पर जाने के बाद वो सोसाइटी के गार्डन में या फिर मंदिर में जाकर के बैठ जाती, इतनी ज्यादा डर गई थी वो। ये सब कुछ एक्सपीरियंसेस जो नीरा के साथ हो रहे थे वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे और विनय इन सारी चीजों को हल्के में ले रहा था, इन सब चीजों को इग्नोर कर रहा था। 1 महीने बाद नीरा ने एक दिन कहा कि वो अकेले नहीं रहना चाहती, तो नीरा ने उसके लिए घर पर एक मेड रख दी जिनका नाम अरुणा था। अब इन अरुणा के आने के बाद नीरा को थोड़ा सा सेफ फील होने लगा, तो वो अपने काम पर फोकस भी करने लगी। अरुणा के ज्वाइन करने के बाद एक दिन वो किचन में खड़े होकर के खाना बना रही थी और नीरा उस समय अपने स्टडी रूम में बैठी हुई थी। अरुणा ने अपने आंख के एक कोने से देखा जैसे कोई औरत उसके एकदम पीछे खड़ी है। उसने यहां पर खड़े खड़े बोला कि नीरा मैम, करी रेडी है, आप प्लेट ले लीजिए, मैं गरम गरम रोटी बना देती हूं। सामने से कोई भी जवाब नहीं आया। इसके बाद खाना बनाते बनाते ये बात उन्होंने 2-3 बार बोली, लेकिन सामने से फिर से कोई जवाब नहीं था। इसके बाद जब वो पलटी तो पीछे कोई नहीं था। अरुणा एकदम श्योर थी कि उसके पीछे कोई औरत खड़ी हुई थी, लेकिन अब पलटने पर वहां पर कोई था ही नहीं। तो वो जल्दी से नीरा के रूम में पहुंची।
वहां जाकर उसने नीरा से पूछा कि मैम अभी आप किचन में आई थी क्या? तो सामने से नीरा ने कहा नहीं। अरुणा ने सिंपली कहा कि ठीक है, मुझे लगा आप किचन में आई थी। लेकिन नीरा के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए, जो उसी समय अरुणा ने ऑब्जर्व भी कर लिए। उसके बाद जब नीरा के रूम की सफाई कर रही थी अरुणा, तो वहां पर भी उसे वो प्रेजेंस महसूस हुई। उसे एक अजीब सी मूवमेंट महसूस हुई, जैसे यहां पर कोई है, कोई धीरे धीरे चल रहा है या फिर कोई फुसफुसा रहा है। उसी रात जब विनय और नीरा सो रहे थे तो एक और खतरनाक चीज हुई। नीरा ने अपने सामने एक औरत को देखा। लंबे बाल, लाल आंखें और एक डार्क और क्रीपी अपीयरेंस। वो औरत धीरे धीरे चलते हुए इन दोनों के बेडरूम में आई, विनय और नीरा के बीच में सो गई और उसके बाद उसने नीरा के कान में धीरे से कहा कि मैं तुम्हें मार डालूंगी, विनय सिर्फ मेरा है। अरुणा एक लॉकेट पहनती थी जो उसे एक ट्रस्टेड हिंदू मॉन्क ने दिया था। अगले दिन से उसने वो लॉकेट पहनना शुरू किया और इस घर के अंदर कुछ भजन वगैरह चलाने शुरू किए, जिसके बाद दिन में इस घर का माहौल थोड़ा शांत हो गया, लेकिन रात में अभी भी प्रेजेंस फील होती थी। अब एक हफ्ते बाद अरुणा को पीरियड्स हुए और इसी कारण से उसने वो लॉकेट नहीं पहना और फिर उसी दिन उसे एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ जो बिल्कुल अनबिलीवेबल था। उस दिन नीरा की तबीयत खराब थी और विनय उसे हॉस्पिटल ले गया था। दोपहर के करीब 2 बजे जब अरुणा किचन की सफाई कर रही थी तो उसे हॉल के अंदर से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। आवाज ने बहुत गुस्से में उसे पुकारा और उससे कहा कि अरुणा, ए अरुणा, मुझे चिकन दे। अरुणा स्टन हो गई और शौक में हॉल की तरफ देखने लगी, क्योंकि नीरा कभी भी उससे इस तरह से बात नहीं करती थी और उस दिन तो नीरा घर पर भी नहीं थी, तो आखिर वहां पर कौन था। इसके बाद अचानक से नीरा के कमरे का दरवाजा जोर से स्लैम हुआ। अरुणा ने नीरा को फोन किया और उससे पूछा कि वो कहां पर है, तो नीरा ने बताया कि मैं अपार्टमेंट के जस्ट नीचे ही हूं, ऊपर तक आ रही हूं। यह सुनते ही अरुणा बहुत जोर जोर से रोने लगी और उसने नीरा को वो सब बताया जो उसे सुनाई दिया। यहां पर नीरा ने तुरंत कहा, जितना जल्दी हो सके इस घर को छोड़ दो, यहां से बाहर निकल जाओ। जब अरुणा हॉल में आई और दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी तो उसने अपने सामने एक ब्लैक शैडो खड़ी हुई देखी। अरुणा यह देख करके बहुत ज्यादा डर गई और वो जोर से चिल्लाई और तभी किस्मत से नीरा भी घर पहुंच गई और उसने आकर के अरुणा को संभाल लिया। इस इंसिडेंट के बाद अरुणा ने इन लोगों के घर पर काम करने से मना कर दिया। इतना सब कुछ सुनने के बाद भी विनय इन लोगों की बात को नहीं मान रहा था और उन्हें लग रहा था कि यह सिर्फ इनका एक वहम है। दिन ब दिन सिचुएशन और ज्यादा खराब होती जा रही थी। नीरा को नाइटमेयर्स आने लगे थे और वो अपने घर तक में नहीं रह पा रही थी। ये सब कुछ यूं ही चल रहा था कि 3 हफ्तों के बाद विनय के हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी केस आया, जिसके चलते उसे रात को हॉस्पिटल में रुकना था और उस दिन नीरा घर पर एकदम अकेली थी। अब विनय अपनी वाइफ के लिए बहुत ज्यादा वरीड था, तो उसने अपने हॉस्पिटल से एक नर्स स्टाफ निकिता को घर पर रहने के लिए भेज दिया था। वो दिन नीरा और वो नर्स निकिता के लिए उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक एक्सपीरियंस था। निकिता ने बताया कि उस दिन जब वो उस घर में गई तो वो घर पूरा बिखरा हुआ था, एकदम कचरा फैला पड़ा था और घर बहुत बुरी हालत में था। उसने बताया कि वो बहुत बार पहले भी उनके घर पर रहने के लिए जा चुकी है, लेकिन तब इस घर की सिचुएशन बहुत अच्छी होती थी। नीरा इस घर को बहुत खूबसूरत तरीके से रखती थी। निकिता जब इन लोगों के अपार्टमेंट के पास पहुंची तो नीरा सोसाइटी के टेंपल में बैठी हुई थी। जब जाकर के निकिता उससे मिली तो नीरा वहां पर सिर्फ एक ही बात कह रही थी कि या तो तुम मुझे अपने घर पर ले चलो या फिर मैं मेरे घर पर नहीं जाऊंगी। वो मुझे मार देगी, वो मुझे इस घर के अंदर नहीं चाहती, वो मुझे मार देगी। रात काफी हो चुकी थी और बारिश भी वहां पर शुरू होने लगी थी, तो निकिता ने किसी तरह से नीरा को समझाया और समझा बुझाकर वापस ऊपर घर पे ले गई। निकिता ने उसके लिए खाना बनाया। नीरा हॉल में बैठी थी और वो डर के मारे कांप रही थी और बहुत ही ज्यादा बीमार लग रही थी। अब रात के करीब 1 बजे निकिता ने नीरा के कमरे से एक अजीब सी विस्परिंग सुनी, जबकि नीरा उसके एकदम पास में ही बैठी हुई थी। निकिता ने कहा कि मैडम, अंदर से किसकी आवाज आई है? कौन है अंदर? सामने से नीरा ने बहुत ही डरी हुई आवाज में कहा, श्श, वो यहीं पर है। मैंने तुम्हें कहा था ना कि वो हमें इस घर में नहीं चाहती। निकिता प्लीज मुझे यहां से ले चलो, मैं मरना नहीं चाहती। वो हमें यहां से निकाल देगी, वो हमें मार देगी। प्लीज मुझे यहां से ले चलो। निकिता को वो विस्परिंग काफी ज्यादा डरावनी और क्रीपी लग रही थी। यहां पर नीरा और निकिता दोनों खड़े हुए और उस कमरे की ओर बढ़े और जैसे ही वो रूम का दरवाजा खोलने वाले थे अचानक से पावर कट हो गया और सब कुछ एकदम अंधेरे में डूब गया। तभी निकिता ने अपने कान के एकदम पास में एक क्रीपी सी हंसी की आवाज सुनी। निकिता ने यहां पर नीरा को आवाज दी, लेकिन सामने से नीरा कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। थोड़ी देर के बाद लाइट वापस आई और निकिता ने देखा कि नीरा उससे थोड़ी दूरी पर खड़ी है और उसके हाथ में सिजर्स हैं। निकिता यहां पर बहुत ज्यादा डर गई। उसके पूरे शरीर में एक ठंडी सी सर्दी दौड़ गई।
नीरा उससे थोड़ी दूर पर खुले बालों में एक हाथ में सीजर लिए खड़ी थी और वो एक क्रीपी सी स्माइल कर रही थी। निकिता ने जब उससे पूछा कि क्या हुआ, तो सामने से नीरा ने कहा कि तुम यहां से बाहर जाओ। और उसके बाद नीरा मराठी में कुछ बोलने लगी। मैंने तुम्हें इस घर को छोड़ने के लिए बहुत टाइम दे दिया। मैंने कहा था मेरे विनय को छोड़ दो, इस घर को छोड़ दो, लेकिन तुम लोग नहीं माने। ये लड़की उसके साथ इंटीमेट होती रही और अब उसके बच्चे की मां बनने वाली है। नहीं, ये नहीं होगा। मैं इस लड़की को और इसके बच्चे को जान से मार दूंगी। जब वो बोल रही थी तो उसकी आवाज डबल लग रही थी, जैसे 2-3 औरतें एक साथ बात कर रही हूं। निकिता काफी ज्यादा डर गई थी, लेकिन उसने यहां पर हिम्मत दिखाई और वो तुरंत नीरा की ओर दौड़ी। उसने नीरा के हाथ पकड़ लिए और नीरा सामने से पूरी ताकत लगा रही थी खुद को मारने के लिए, लेकिन निकिता किसी तरह से उसके हाथ पकड़े हुए थे। ये आवाजें सुनकर के आसपास के पड़ोसी भी दरवाजा तोड़ करके फ्लैट के अंदर आ गए, लेकिन जब तक वो अंदर आए तब तक नीरा अपने पेट के अंदर चाकू घुसा चुकी थी। निकिता के राइट हैंड में भी काफी ज्यादा चोट लगी थी और ये सब कुछ देख करके आसपास के लोगों ने सिचुएशन संभाली और दोनों को हॉस्पिटल लेकर के गए। नीरा सेफ थी, लेकिन उसका बच्चा नहीं बच पाया। वो असल में 2 हफ्ते से प्रेग्नेंट थी। अब जिन्होंने हमारे साथ ये कहानी शेयर की है उनका किस्सा अब स्टार्ट होता है। वो नीरा की साइकोलॉजिस्ट थी और उनका नाम हम प्रिया इमेजिन करते हैं। विनय ने यहाँ पर प्रिया से पर्सनली रिक्वेस्ट की कि उसकी वाइफ को चेक करे, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि शायद उसकी वाइफ को साइजोफ्रेनिया है। यहाँ पर जब प्रिया ने उसकी वाइफ से बात की तो पता लगा कि उसकी वाइफ को फिगर्स दिख रहे थे, घर में अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी और उसे हमेशा ऐसा लगता था कि कोई औरत खड़ी हुई उसे देख रही है। उसने ये भी बताया कि जब जब मैं और विनय आपस में इंटीमेट हो रहे होते हैं तो हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि एक औरत सामने खड़ी हुई देख रही है, जिसे ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। ये सारी बातें करने के बाद प्रिया विनय के पास पहुंची और उन्होंने जाते ही विनय से पूछा कि तुम्हारी कोई दोस्त या तुम्हारी कोई जानने वाली थी जो अभी कुछ रिसेंट टाइम में मर गई हो या जिसकी डेथ हो गई हो। 5 मिनट सोचने के बाद विनय ने कहा कि हाँ, एक लड़की थी, वनीता नाम की। ये लड़की मेरे ही गांव की थी और अभी कुछ ही दिन पहले इसने सुसाइड कर लिया था। रीजन पूछने के बाद उसने बताया कि वनीता उससे प्यार करती थी। गांव छोड़ने के बाद विनय गांव और वनीता दोनों को भूल गया था। अब शादी के 2 साल के बाद जब विनय वापस अपने गांव गया तो उसे पता लगा कि वनीता आज भी उसका इंतजार कर रही थी। जब वनीता को यह बात पता लगी कि विनय की शादी हो गई है तो उसने गम के मारे रैट किलर पी ली और कुछ करने से पहले ही उसकी जान चली गई। ये बात सुनकर के प्रिया बहुत ज्यादा शॉक हो गई, क्योंकि नीरा की बताई हुई कहानी और विनय की बताई हुई कहानी काफी ज्यादा सिमिलर सी थी। इसके बाद प्रिया ने विनय से पूछा कि क्या नीरा जानती थी वनीता को या कभी उस गांव के बारे में कुछ उसे नॉलेज थी। तो सामने से विनय ने बताया कि नीरा को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। यहां पर प्रिया ने कंक्लूजन दिया कि फिर यह साइजोफ्रेनिया कैसे हो सकता है, क्योंकि ना तो उसे वनीता के बारे में कुछ पता था और ना ही उसे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में कुछ पता था, जबकि वो पजेस होने के बाद इन दोनों बातों के बारे में बात कर रही थी। उसी रात रूटीन राउंड करते हुए प्रिया को नीरा की चीख सुनाई दी। वो और उसका स्टाफ भाग करके नीरा के पास पहुंचे और उसी समय विनय भी वहां पर आ गया। विनय ने नीरा को हक करके समझाने की कोशिश की, उसे काम डाउन करने की कोशिश की, तो उसने विनय को धक्का मार दिया और उससे कहा कि वो यहीं है, वो यहां तक आ गई है, उसका नाम वनीता है और वो तुम्हें चाहती है। उसने मेरे अनबॉर्न बेबी को भी मार दिया है। ये बात सुनने के बाद वहां पर खड़ा हर एक इंसान बहुत बुरी तरह से डर गया था और इसी के बाद प्रिया ने विनय को रिलीजियस पाथ चुनने का सजेशन दिया। ये अजीब लग सकता है, लेकिन कभी कभी कुछ चीजों का जवाब साइंस और डॉक्टर्स के पास भी नहीं होता। इसके बाद विनय ने अपनी वाइफ की हालत को देखते हुए उसकी नानी और उसकी मां को बुलाया और एक रिलीजियस पाथ चुनना ही सही समझा। उसी रात डॉक्टर प्रिया के साथ भी एक हादसा हुआ। रात के करीब 4 बजे के आसपास जब वो अपने कैबिन में बैठी हुई थी तो उन्हें अपने कैबिन के वॉशरूम से किसी की विस्परिंग की आवाज सुनाई दी और वहां से टैप अपने आप ऑन हो गई। जब वो वहां पर टैप बंद करने के लिए पहुंची तो उन्हें अपने वॉशरूम के अंदर एक डार्क सी वुमन की, वही लंबे बाल और लाल आंखों वाली औरत की एक शैडो दिखाई दी। यहां पर डॉक्टर प्रिया भी बहुत बुरी तरह से डर गई और वो डर के मारे अपने कैबिन से बाहर भाग गई और जोर जोर से चिल्ला करके अपने स्टाफ को बुलाने लगी। उसके बाद स्टाफ ने वहां पर खुद जाकर के चेक किया तो वहां पर कोई भी नहीं था। अगले दिन सुबह सुबह जब प्रिया राउंड पर थी और वो नीरा से मिली तो नीरा ने उनसे कहा कि तुमने खुद ये चीज अब विटनेस कर ली है, तुमने खुद इस चीज को देखा है। इस लड़की का नाम वनीता है और ये कहती है कि मेरे और विनय के बीच में जो कोई भी आएगा मैं उसे जान से मार दूंगी। और ये चीज प्रिया के लिए बहुत ज्यादा डरा देने वाली थी, क्योंकि उन्होंने तो खुद कल रात को इस चीज का एक्सपीरियंस किया था। इसके बाद फाइनली इन लोगों ने वो रिलीजियस पाथ चुना और नीरा की नानी एक मॉन्क को लेकर के उनके घर पे आई।
एक पूजा शुरू हुई जिसके अंदर नीरा को बिठाया गया और उन्होंने ये भी बताया कि यह वनीता की आत्मा बहुत ज्यादा पावरफुल है। 2 दिन तक वहां पर हवन चलता रहा और उस हवन के कंप्लीट होने के बाद उन मॉन्क ने विनय से कहा कि तुम्हें रत्नागिरी छोड़ना होगा, क्योंकि रत्नागिरी के पास के ही एक गांव में उस लड़की ने सुसाइड की थी और अगर विनय यहां पर रुका रहा तो उस लड़की की पावर और ज्यादा बढ़ती जाएगी और वो हो सकता है फ्यूचर में उन्हें और परेशान करे। इसके बाद फाइनली विनय और नीरा ने इस शहर को छोड़ दिया और वो यूके में अपने बाकी के परिवार के साथ शिफ्ट हो गए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम हेल्यूसिनेशन और भूत प्रेत के देखने को रिलेट कर देते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में एक बहुत थिन लाइन है। यहां पर भी विनय ने यही गलती की, अपनी वाइफ को बार बार अकेला समझ करके। उसे ऐसा लग रहा था कि इसके पास कुछ और करने के लिए नहीं है या फिर ये अकेली है इसीलिए ये सब चीजें देख रही है, और इसी वजह से उसने अपने होने वाले बच्चे की जिंदगी को भी कुर्बान कर दिया, उसकी वाइफ की जिंदगी को भी खतरे में डाल दिया। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। कहानी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, हाइप कर दें और अपने कमजोर दिल वाले दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लो, वहां पर एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस कर देना, ताकि आगे आने वाले समय में मैं जो रियल लाइफ इंसिडेंट्स पर कहानियां लेकर के आऊंगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो किसी सच्ची घटना पर आधारित है तो नीचे दिए गए जीमेल एड्रेस और इंस्टा आईडी पर आप उसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली बार ऐसी ही किसी खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हंसते खेलते रहिए। सायोनारा, हर हर महादेव।